हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप जानते हैं कि एसएससी ने सीजीएल और सीएचएसएल दोनों की डेट अनाउंस कर दी है। दोनों ही एग्जाम अगस्त में रखे गए हैं। पहले सीएचएसएल का एग्जाम होगा, फिर सीजीएल का एग्जाम होगा। तो इसी को देखते हुए मैंने एक मैथ्स की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें मैं आपको सीजीएल और सीएचएसएल दोनों के मैथ्स के क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से कवर करूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपके पास अप्रोक्सीमेट 30 दिन के लगभग समय है, 1 मंथ। इसी में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण टाइप के सवाल बताऊंगा, इंपॉर्टेंट टाइप के फैक्टर भी बताऊंगा, जिसको अगर आप कवर कर लेते हो तो आपको एग्जाम में बहुत अच्छे से और बहुत इजीली आपको सवाल बनेंगे और आप अच्छा स्कोर कर पाओगे दोनों ही एग्जाम में। क्योंकि एसएससी की जो स्ट्रेटेजी है वो सीजीएल के लिए थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चन आते हैं और सीएचएसएल के लिए थोड़ा सा लो लेवल के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन मैं इस सीरीज में आपको दोनों ही तरह के क्वेश्चन कवर करा दूंगा। तो आप इस सीरीज को देखिए और इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, और जो भी पैटर्न के टाइप के जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ उसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सीरीज बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इस सीरीज को आज हम शुरू कर रहे हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन आप देखिए, आपकी स्क्रीन पर ये है, 45 मिनट को एक दिन के रूप में व्यक्त कीजिए। अब देखिए 45 क्या है, मिनट, और हमको किस फॉर्म में व्यक्त करना है, एक दिन में। ठीक है, तो 45 क्या है, मिनट में है, और एक दिन में कितने घंटे होते, 24 घंटे। तो इतने बस से नहीं होगा, ये मिनट है तो हमको इसको भी क्या बनाना पड़ेगा, मिनट। तो ये हमने 24 घंटे को क्या बना दिए, मिनट। ये भी मिनट हो गया और ये भी मिनट हो गया, है ना। ये 45 मिनट हो गया, ये 24 घंटे में इतने मिनट हो गए। तो हमको इसको क्या करना है, इसके रूप में व्यक्त करना है, मतलब इसके भाग के रूप में, कि 45 मिनट 24 घंटे का कितना भाग है। 45 मिनट ऊपर और 24 इंटू 60 मिनट नीचे। तो इसको काट दो, 9 से 5 बार कट गया, सॉरी 5 से काट दो, 5 नाम 45 और ये 12, फिर 3 त्रिका 9 और 3 चौके 12, 3 से कट जाएगा 8 बार। तो कितना आ गया, 1/32। मतलब 45 मिनट एक दिन के रूप में कितना होता है, 1/32। मतलब कौन सा आंसर, बी वाला। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला सवाल देखिए। ये सवाल देखिए, यदि 2 सही 1/4 और दो एक सही 2/3 के अंतर के 3/4 भाग को 3 सही 1/4 के 2/3 भाग में से घटाया जाए तो परिणाम क्या होगा। मतलब ये इसमें दो सवाल है। पहले तो आप इतना भाग सॉल्व करिए, ये पहला भाग हो गया, फिर इसको सॉल्व करिए, फिर इनका क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। इसमें से इसको घटाना है। ठीक है, इसमें से घटाना है, इसको घटाना है। ठीक है, तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 1 9/4। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 2 5/3। इसका क्या लेना है, डिफरेंस, है ना। कितना आ जाएगा, 27 माइनस 20/12, कितना आ गया, 7/12। ठीक है, इसका जो अंतर है उसका क्या लेना है, 3/4 भाग लेना है। का मतलब क्या होता है, इंटू। तो 3/4 मतलब 3/4 का इंटू। ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 3 चौके 12, कितना आ गया, 7/16। ये हमारा सेकंड वाला पार्ट है। ठीक है, अब हम इसको ले लेते हैं। तो ये कितना हो गया, 4 तिया 12 और 1 13/4, और इसका हमको कितना भाग लेना है, 2/3 भाग। तो 2 दूनी 4, कितना हो गया, 13/6। ये हमारा पहला पार्ट हो गया। हमको पहला पार्ट फर्स्ट माइनस सेकंड करना है ना। क्या बोल रहा है, 3 से 1/4 के 2/3 भाग में से, इसमें से इसको घटाना है। तो 13/6, इसमें से किसको घटाना है, 7/16 को। ठीक है स्टूडेंट, यही करना है ना। तो इससे आप पहले क्या कर लीजिए, इसको गुणा कर लीजिए, कितना जाएगा, 16×3 = 48, 8 4 बचा, 16 कम 16 और 4 20, माइनस 7×6 = 42। ठीक है, और ये कितना हो गया, 16 × 6, ये हो जाएगा। अब आप इसको घटा दीजिए, 8 में से 2 गया, कितना बचा, 6, है ना। और 10 में से 4 गया तो ये भी 6 बचा, और ये 166। नीचे कितना है, 16 × 6, 2 से कट जाएगा, 2×8 = 16, 2×3 = 6, ये 2×8 = 16, कितना आ गया, 83/48।
ये हमारा सही होगा आंसर। तो कौन सा आंसर सही हो गया? डी वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 5, 6, 7 व 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता है, किंतु 9 से भाग देने पर शेष नहीं बचता। देखिए स्टूडेंट्स, हमको एग्जाम क्या करना है? क्लियर करना है। ठीक है, और वहां पर हमको स्मार्ट अप्रोच लगानी पड़ेगी। अगर हम इसको वही उसी मेथड से, पुराने जमाने वाली मेथड से सॉल्व करते रहेंगे तो हम कभी एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। और आप देख रहे हो कि इस समय जो कट ऑफ जा रहा है वो बहुत हाई जा रहा है। तो हमको नॉलेज के साथ साथ कैसी अप्रोच रखना है? स्मार्ट अप्रोच। ठीक है, उसी के तहत ये सवाल दिया गया है। अगर आप इसको स्मार्ट अप्रोच से नहीं करोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा और आप आंसर कंफर्म सही नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, तो हमको स्मार्ट अप्रोच अपनाना है। कैसी? देखिए, 9 से भाग जाने पर कोई शेष नहीं बचता। मतलब यहाँ जो नंबर लिखे हैं वो कैसे होने चाहिए? 9 से भाग देने वाले होने चाहिए। पूरा पूरा भाग चला जाएगा 9 से। तो आपको 9 से भाग का नियम पता होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए मैंने अलग से विभाज्यता के नियम प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं, आप वो लेक्चर देख लीजिए। अभी मैं बता देता हूँ। 9 से अगर आपको भाग देना है तो इन जो नंबर्स का समेशन है, योगफल, वो क्या आना चाहिए? 9 के टेबल में आना चाहिए, तभी वो 9 से भाग होगा। तो आपको ये सब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे 9 से किसमें भाग जा रहा है वो देख लो। तो देखो 6 और 1 7, 7 और 14 कितना हो गया? 21, इसमें भाग नहीं जाएगा। ठीक है, इसमें देख लो 5 और 2 7, 3 10 और 2 12, 12 9 के टेबल में नहीं आता, ये भी नहीं जाएगा। 3 3 6, 6 12 और 3 15, 15 भी 9 के टेबल में नहीं आता। एक ही ऑप्शन बचा बी, मतलब यही सही है। जोड़ के देख लो, 6 और 1 7, 8 और 7 15 और 3 18, 18 9 के टेबल में आता है, इसका मतलब ये वाला आंसर सही है हमारा। तो इस तरह से आप बिना पेन चलाए चेक कर सकते हो, और इसी अप्रोच से आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, क्योंकि अब जो समय है वो स्मार्ट अप्रोच का है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, 0.4 बार का वर्गमूल है। अब ये 0.4 का वर्गमूल तो 0.2 होता है, यहाँ पे कहीं दिया ही नहीं है। आप इसको कैसे करोगे? तो अप्रोच ये है कि आप पहले बार हटा लो, है ना। इसका मतलब क्या हुआ? 0.4 बार, ये 0.4 बार है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? इसके लिए मैंने अलग से शॉर्ट ट्रिक डाल रखी है, आप उसको जाके देख सकते हो बार कैसे हटाया जाता है। तो देखिए, बार अगर हटाना है तो 4 माइनस 0, मतलब 4 माइनस 0 अपॉन जितने में बार लगा उतने 9, एक में बार है तो 1 9, कितना आ गया? 4/9। ये 0.4 बार का मतलब क्या है? 4/9 लिखा हुआ है। इसका क्या लेना है आपको? अंडर रूट, वर्गमूल। ये कितना हो जाएगा? 2, और ये कितना हो जाएगा? 3। अब आप इसको अगर भाग दोगे तो कितना आता है? ये 0.666, और ये चलता जाएगा, तो कितना हो जाएगा? ये 0.6 बार। ठीक है, ये गलत टाइप हो गया है। ये 0 के ऊपर बार नहीं आएगा, ये सिर्फ 8 में बार है, 6 में, 7 में और 9 में। मतलब हमारा बी वाला आंसर सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अभाज्य गुणनखंड। कौन से गुणनखंड? अभाज्य। ठीक है स्टूडेंट, अभाज्य मतलब जो भाग ना हो, जिनको और विभाजित ना कर सके। ठीक, अभाज्य। तो 5 को आप विभाजित कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, तो 5 की पावर 5 ठीक है। इंटू 3 को विभाजित कर सकते हो? नहीं कर सकते। 13 को कर सकते हो? और इसको भी नहीं कर सकते। हाँ, 2 को कर 4 को कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2, और 11 का है में इंटू में, तो कितना हो जाएगा? 2 की पावर 22। अब एक अभाज्य गुणनखंड ये है, कितने बार है ये? 22 बार। एक अभाज्य गुणनखंड ये है, ये कितने बार है? 5 बार। ये भी अभाज्य है, 3 बार। ये भी अभाज्य है, ये 2 बार। जोड़ लो इनको, इनकी संख्या बताना है ना हमको। 5 2 7, 3 10, 2 12, एक बचा, कितना आ गया? 32। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, एक लड़के ने 1000 रुपए में 50 चॉकलेट खरीदी। ठीक है, यदि 30 चॉकलेट का औसत मूल्य 25 रुपए हो तो शेष चॉकलेटों का औसत मूल्य बताना है। अब देखिए, 30 चॉकलेटों का औसत मूल्य कितना है? 25 रुपए। तो 30 गुणित 25, तो इन 30 जो टॉफियों का कुल मूल्य है, टोटल वैल्यू, कौन सी वैल्यू? टोटल वैल्यू कितनी आएगी? 750। और टोटल वैल्यू 1000 रुपए है, और इस 30 की टोटल वैल्यू कितनी है? 750।
तो बचा कितना 250। ये 250 किसकी है? 50 चॉकलेट में से 30 तो वो बता दिया, तो बची कितनी 20। ये कट गया। इनका औसत निकालना है तो कितना आ जाएगा 12.5। सेकंड वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में, अब आगे बढ़ते हैं। एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग का अनुक्रमानुपाती है या समानुपाती, दोनों एक ही चीज है। एक व्यक्ति से गलती से यह हीरा 3 टुकड़ों में 3:5:7 में टूट जाता है। इस वजह से उसे 42,600 रुपए की हानि होती है। हीरे का वास्तविक मूल्य बताना है क्या है। अब हीरा तो यही है, भले टूट गया तो क्या हुआ, हीरा तो है ना। तो क्या करो 3 + 5 + 7, ओरिजिनल वैल्यू तो इतनी थी, कितनी 7 3 10 5 15, लेकिन इसका जो प्राइस है इसके स्क्वायर के बराबर है। तो कितना है ये 225। ठीक है, लेकिन जब टुकड़े में विभक्त हो गया तो भी प्राइस कितना होगा, इसके स्क्वायर के वर्ग के बराबर होगा, है ना। कितना हो जाएगा 9 + 25 + 49। ठीक है, कितना आगे 83। अब देखिए, एक प्राइस ये है, एक प्राइस ये है। अब हानि अगर टूटने के बाद हो रही, मतलब ये क्या है, इसी का डिफरेंस है ना। ये पहले प्राइस था कितना टूटने के पहले 225, और टूटने के बाद प्राइस कितना हो गया 83। हानि कितने रुपए की हो गई 42,600 की। तो इसको आप घटाओगे तो कितना जाएगा 142, है ना। मतलब 142 की वैल्यू कितनी है 42600। तो एक की कितनी हो जाएगी 142। हमको कितने की चाहिए, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना आ जाएगा 2 7 14, 2 एकम 2, है ना। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 3 6, ये 0। इससे काट दो, 3 बार कट गया, कितना आ गया 300। ओरिजिनल प्राइस कितना था 225, तो हम इस 225 में 300 का गुणा कर देंगे, कितना जाएगा 67500। ये 3 5 15, 3 दूनी 6, देखो 3 5 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6, 67500, मतलब सी वाला आंसर। ठीक है, इस तरह से आप बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। कोई आपको एक्स नहीं मानना, कहीं कुछ नहीं मानना, सीधे आप सॉल्व कर सकते हो। 3 बर्तनों में दूध व पानी के मिश्रण की समान मात्रा क्रमशः 6:1, 5:2, 3:1 के अनुपात में है। यदि सभी मिश्रणों को एक साथ मिला दें तो अंतिम मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात बताइए। अब जो किताब में विधि लिखी होती, मेथड होती, मैं वो नहीं बता रहा हूँ आपको, मैं स्मार्ट अप्रोच बताता हूँ। देखिए कितनी जल्दी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये 3 कंटेनर है, इसका सम कितना है इनका, देखो इनका सम कितना है 7, इनका जोड़ कितना है 7, और इसका जोड़ कितना है 4। आप इन सबको एक सा बना लो। एक सा बनाने का मतलब क्या है, आपको 7 है यहाँ, तो 4 का क्या कर दो गुणा कर दो इसमें। यहाँ भी 7 है, इसमें भी 4 का गुणा कर दो। अब यहाँ 4 है, इसमें इन दोनों का जो भी कोफिशिएंट है 7, उसका गुणा कर दो। ये दोनों क्या हो जाएंगे, सब सेम हो जाएंगे। 4 का गुणा करो, 4 छंग 24 और 4 एकम 4। इसमें करोगे 4 पंचे 20, 4 दूनी 8। इसमें करोगे 7 का, 7 या 21 और 7 एकम 7। अब इसको यहाँ जोड़ लो, इसको यहाँ जोड़ लो, कितना आ गया 65/19। ये स्मार्ट अप्रोच है। कौन सा आंसर सही हो जाएगा 65:19। इस तरह से आप कर सकते हो बहुत आसानी से। ये सवाल देखिए, यदि सेब का मूल्य 80 रुपए प्रति किलोग्राम से 100 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाता है तो एक आदमी को सेब की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए ताकि उसका खर्च समान रहे। आंसर किसमें पूछा है प्रतिशत में, यहाँ वैल्यू काय में दी है रुपए में। पहले आप क्या निकाल लो प्रतिशत में निकाल लो, है ना, क्योंकि 80 से कितना हो गया 100 रुपए हो गया, कितना बढ़ गया 20 रुपए। कितने में से बढ़ा है 80 में से बढ़ा है, और इनटू परसेंट में निकालना है तो 100 का गुणा। 20 से काट दो 4, भी कट जाएगा तो कितना जाएगा 25%, मतलब 25% वैल्यू बढ़ गई। ठीक है, आप 25% का बैलेंस निकालना है तो 25% बढ़ी है, कम कितना करना पड़ेगा। इसके लिए मैंने एक लेक्चर अपलोड किया है परसेंटेज वाला, उसको आप अच्छे से देख लीजिए, डिटेल में बताया है इसको। अभी मैं बता देता हूँ, जितना बड़ा होता है उसको ऊपर लिखते हैं बटे,
ये 25 को जितना बढ़ा हुआ है तो उसको 100 में ऐड करते हैं और इंटू 100 करते हैं। ठीक है, उस लेक्चर को आप देखिए, उसमें आपको आसानी से समझ में आ जाएगा ये क्यों किया गया है। तो अभी के लिए आप समझ लो ये कितना हो जाएगा, 25 बटे 125 और गुणे 100। 25 से काट दो 5 बार, ये हो गया 20। मतलब उनको कितना कम करना पड़ेगा, 20%। 25% बढ़ा है, 20% कम कर दो तो क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो कौन सा आंसर, सी वाला। ठीक है, अगला देखिए, यदि हानि 20% हो तो विक्रय मूल्य को किस भिन्न से गुणा करें कि क्रय मूल्य प्राप्त हो सके। बहुत ही अच्छा सवाल है और एसएससी में पूछा गया है ये। तो देखिए हानि कितनी है, 20%। 20% का मतलब क्या होता है, 20/100, मतलब 1/5। ये होगी हानि और ये हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस। तो 1 रुपए की हानि हो रही है, कॉस्ट प्राइस है 5 रुपए, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 4 रुपए। क्यों, 5 में खरीदेगा 4 में बेचेगा, तभी तो 1 रुपए की हानि होगी। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि विक्रय मूल्य को, मतलब सेलिंग प्राइस को किससे भिन्न से गुणा करें कि कॉस्ट प्राइस मिल जाए। कॉस्ट प्राइस कितना है, 5। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 5 ऊपर रखना पड़ेगा। 5 मिल जाए मतलब 5 ऊपर रखना पड़ेगा और 4 को हटाना पड़ेगा। तो 4 को नीचे, 5 लाना है और 4 को हटाना है, तो 4 से 4 कट गया, कितना जाएगा, 5। मतलब कॉस्ट प्राइस में आप, सेलिंग प्राइस में आप किसका गुणा कर दो, 5/4 का, तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉस्ट प्राइस। तो 5/4 आंसर हो जाएगा हमारा। ये सवाल देखिए अगला, x प्लस वाई किसी काम को 9 दिन में, वाई जेड 12 दिन में, जेड एक्स 18 दिन में, तो तीनों में से कौन सबसे अधिक कार्य कुशल है। तो देखिए x प्लस वाई ये मिलके कितने दिन में, 9। y प्लस जेड ये मिलके कितने दिन में, 12 दिन में। और x प्लस जेड ये मिलके कितने, 18 दिन में। तो हमको क्या निकालना है, टोटल वर्क। कैसे आता है, एलसीएम कितना आ गया, 36। टोटल वर्क क्या है, 36। तो 9 में से 9, एक्स प्लस वाई मिलके 9 दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे, भाग दे दो इसमें, 9 चौको 36, 4 यूनिट करेंगे। 12 से भाग दे दो तो 3 यूनिट करेंगे वाई प्लस जेड। और एक्स प्लस जेड कितना करेंगे, 18 से भाग दे दो, 2 यूनिट करेंगे। ठीक है, तीनों मिलके कितना कर रहे हैं, देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसको यहाँ जोड़ोगे तो सब 2 2 बार आ जाएगा। तो यहाँ कितना आ गया, 2। 4 3 7 2 9, 9 यूनिट करते हैं। लेकिन हमको x प्लस वाई प्लस जेड चाहिए, तो 2 बटे में आ जाएगा, तो भाग दोगे तो कितना जाएगा, 4.5 यूनिट। मतलब तीनों मिलके कितना कर रहे हैं, 4.5 यूनिट करते हैं एक दिन में काम। ठीक है, हमको बताना तीनों में से कौन सबसे अधिक कार्य कुशल है, कौन सबसे ज्यादा काम करता है। तो देखो आप सबसे पहले x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 4 यूनिट। x प्लस वाई की वैल्यू 4 यूनिट है, तो यहाँ 4 रख दो, तो z की वैल्यू मिल जाएगी आपको। z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.5। मतलब z जो है 0.5 यूनिट, आधा यूनिट काम करता है एक दिन में। ठीक है, अब हम यहाँ पर y प्लस जेड रख देते हैं, कितना है, 3 यूनिट। तो हमको किसकी मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी 4.5। y प्लस जेड कितना करते हैं, माइनस का 3, कितना आ गया, 1.5 यूनिट। तो x कितना कर रहा है, 1.5 यूनिट। x करता है 1.5, z करता है 0.5, तो दोनों का कितना हो गया, 2। 2 यूनिट वर्क हो गया। तो y का कितना आ जाएगा, देखो टोटल है 4.5, इन दोनों का मिला के है 2, तो y का कितना आ जाएगा, 2.5 यूनिट। तो सबसे ज्यादा काम कौन कर रहा है, देखो x कर रहा है 1.5, z कर रहा है आधा और y कर रहा है 2.5। मतलब y सबसे अधिक काम करता है। ठीक है, आगे समझ में है, अगला देखिए, एक लड़का अपने घर से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर अपने विद्यालय 3 मिनट देरी से पहुंचता है। अगले दिन वह उसी समय से घर से 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाता है और 3 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक, उसके घर से दूरी बताना है कितनी है विद्यालय की। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और इस तरह का सवाल एसएससी में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये वर्ड है, ये वर्ड। कुछ बच्चे क्या करते हैं, d/5 माइनस
सॉरी प्लस का 3 इज इक्वल टू D/4 माइनस 3 ऐसे कर देते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो तरीका है यहाँ पर आप वर्ड नहीं पढ़े हो और डायरेक्ट लगा दिया आपने। देखिए मैं इसको आपको ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है, मतलब डिस्टेंस मान लो कितनी है D। ये घर से विद्यालय की डिस्टेंस कितनी है D, तो D डिस्टेंस हो गई। स्पीड कितनी है उसकी 5। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है, टाइम होता है। ये जो टाइम लगा उसको, तो भी वो विद्यालय 3 मिनट देरी से पहुंच रहा है, मतलब 3 मिनट उसको और क्या लग गए, ज्यादा लग गए ना ज्यादा। इतना समय तो उसने लिया लेकिन वो लेट हो गया, मतलब उसको 3 मिनट क्या हो गए, ज्यादा लग गए। तो 3 मिनट ज्यादा लग रहे हैं, अगर उसको टाइम पे पहुंचना है तो उसको क्या होना चाहिए, T/5 माइनस 3। ये परफेक्ट समय है। ठीक है, मतलब 3 मिनट ज्यादा ले रहा है, मतलब 3 मिनट आपको घटाना पड़ेगा तब परफेक्ट समय आएगा। इज इक्वल टू ये किसके बराबर होगा, अगले दिन उसने क्या किया, अब हम लेट हो रहे हैं तो उसने क्या किया, 4 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार अपनी बढ़ा लिया। 4 की स्पीड से नहीं गया, 5 थी तो 4 उसमें और ऐड कर दिया। तो क्या हुआ कि 4 और ऐड करेगा तो 5 से कितनी हो जाएगी स्पीड, 9। लेकिन ऐसा करने के बाद वो क्या हुआ, 3 मिनट जल्दी पहुंच गया। जल्दी पहुंचेगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, वो समय उसका ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो हमने ऐड कर दिया। अब देखो इसको आप सॉल्व कर लो, D/5 माइनस D/9 इज इक्वल टू 3 यहाँ आ गया तो कितना हो गया, 6 मिनट। अब देखो ये कितना हो जाएगा, D 9D माइनस 5D अपॉन 9×45 इज इक्वल टू, ये मिनट में है तो इसको हम घंटे में बदल लेते हैं। ये सॉल्व करोगे आप कितना आ जाएगा, इधर देख लो, 4D/45 इज इक्वल टू 1/10। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना आ जाएगा हमारा, D इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 45/10×4। इसको आप सॉल्व कर लेना, कितना जाएगा, 4.5/4। 4 एकम 4 है ना, 4 एकम 4, 4 दूनी, ये इतना आएगा, मतलब सी वाला आंसर सही होगा हमारा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, एसएससी सीजीएल टायर 2 का क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन है। और इस सवाल को लगाने के लिए आप वीडियो पॉज करके देखिए और लगा कर देखिए आपसे बन रहा है कि नहीं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इतना आसान नहीं है इस सवाल को बनाना। तो आप एक बार देखिए करके अपने एंड पे, अगर आपसे हो रहा है तो। चलिए बाकी आप अपने एंड पे सॉल्व कर लेना इसको। अब मैं आपको बहुत स्मार्ट अप्रोच बताता हूँ इसके लिए, कैसे सॉल्व करना है। देखो बहुत अच्छी ट्रिक बताता हूँ आपको। एक तरीका है, आप इसको पूरा सॉल्व करो। एक जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, एक तरीका क्या है, इसको पूरा सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका एलसीएम लो, क्रॉस मल्टीप्लाइड करो, फिर एलसीएम लो, क्रॉस मल्टीप्लाइड करो, सबको सॉल्व करते रहो। तो आपको कम से कम 8 से 10 मिनट लग जाएगा और एक ही सवाल होगा सॉल्व। ठीक है, ये मेथड आपको नहीं करना एग्जाम में, आपको स्मार्ट अप्रोच अपनाना है। हाई कट ऑफ क्लियर करने के लिए आपको स्मार्ट अप्रोच आनी चाहिए। ठीक है, कैसे स्मार्ट, देखिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। एक बात आप देखिए, यहाँ पर लिखा है 4, ठीक है, और यहाँ बीच में क्या है, इंटू चिन्ह। यहाँ भी लिखा है 4 और प्लस का साइन है। ये x1 x2 x3, यहाँ भी x1 x2 x3। आप देखिए 4 का अगर आप 1 में गुणा करो तो 4, 4 का 2 में गुणा करो तो 8, है ना, 4 का 3 में करो तो 12। ठीक है, यहाँ पर 4 का क्या हो रहा है, इंटू हो रहा है, मतलब ये जो अमाउंट आएगा, ये जो हमारी वैल्यू आएगी, ये कितनी आएगी, 4 का मल्टीपल होगी। ये 4 का मल्टीपल ही होगी, सही बात है। 4 में आप ऐड करोगे तो भी वो क्या बनेगी, 4 का मल्टीपल ही बनेगी। 4 में चाहे गुणा कर दो किसी वैल्यू का, चाहे 4 उसमें ऐड कर दो, क्या बनेगी, उसका मल्टीपल ही बनेगी। ठीक है, तो जहां 4 ऐड कर रहे हो तो हम यहां पर भी क्या करें, 4 का मल्टीपल ही ऐड कर दें, तो सारी जो क्वांटिटी हमारी क्या बन जाएगी, 4 के फॉर्म में बन जाएगी। ठीक है, आया समझ में। यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो यहाँ इंटू हो रहा है, यहाँ प्लस हो रहा है, तो हम यहाँ पर भी क्या बना दे, इसको 4 बना देते हैं, ताकि सारी जो क्वांटिटी क्या हो, 4 के टर्म में आ जाए, तो हमको कुछ सॉल्यूशन दिख जाएगा। कैसे, यहाँ 4 के आप मल्टीपल ले लो,
तो हम 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 का जो मल्टीपल आपको लेना आप वो ले सकते हो। लेकिन कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए हम सबसे छोटा मल्टीपल ले लेते हैं। सबसे छोटा मल्टीपल 4 का 4 ही है, इससे छोटा तो 0 होता है, वो है नहीं। 8 लोगे तो भी आ जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा। अब सबसे छोटा ले लेते हैं। यहाँ ले लो, कितना आ गया 4। ठीक है, इसमें 4 पहले से है, प्लस आपने क्या ले लिया 4 प्लस 4 प्लस 4, कितना हो गया 4 गुणित ये कितना हो गया 16, कितना आ गया 64। ठीक है, आपने x1 भी 4, x2 भी 4 और x3 सब 4 ले लिए। तो यहाँ जब आप इंटू करोगे तो ये भी मल्टीपल है, ये भी मल्टीपल है, इसका मल्टीप्लाइड करोगे तो भी 64 आएगा, इसका करोगे तो भी 64 आएगा। हो गया ना, आसान हो गया। मतलब हमको x1 x2 x3 तीनों की वैल्यू क्या मिल गई 4 4 4। अब आप यहाँ रख दो, यहाँ रखोगे 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा 6, प्लस यहाँ भी 6, प्लस यहाँ भी 6, कितना हो जाएगा 3/6, मतलब कितना आ गया 1/2। ये हो गया सॉल्व। ये देखिए, आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना होगा, जो आपको गिवन हो उसी पे थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्योंकि एसएससी और सीजीएल प्लस सीएचएसएल दोनों एग्जाम आपको चाहता है कि आपका जो माइंड थोड़ा सा खुले। ठीक है, थोड़ा सा आप क्या करो, रीजनिंग लॉजिकल तरीके अपनाओ, है ना, क्योंकि वो आपको नौकरी करते समय काम आते हैं। जब आप जॉब करोगे तो आपको कुछ लॉजिकल डिसीजन लेने पड़ेंगे, वहां पर आपका तर्क काम आता है। तो आपको स्मार्ट अप्रोच अपनाना है, उसी के तहत आप काम करना सीखिए। आपको एग्जाम यही बनाने की कोशिश करता है कि आप स्मार्ट बन जाएं, अपनी सोच को क्या करें, आम लोगों से थोड़ा सा एडवांस बनाएं, तभी तो आप वहां जाकर अच्छे डिसीजन ले पाएंगे। इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन डाले जाते हैं। ठीक है, आगे समझ में। अगला सवाल देखिए, ये दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी एक समकोणीय त्रिभुज है, जिसमें ए बी 6 सेंटीमीटर, बी सी 8 सेंटीमीटर, ओ त्रिभुज का अंतः केंद्र है, तो आंतरिक वृत्त की त्रिज्या। तो इसका डायग्राम देखिए, ए बी सी क्या है, ये ए बी सी कैसा त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, इसके अंदर एक सर्किल बना हुआ है, ये अंदर बना है सर्किल, ये ओ इसका सेंटर हो गया। कैसा सेंटर, इन सेंटर। इन सेंटर का मतलब क्या होता है, इससे एक वृत्त खींचा जाए तो ये इसकी जो भुजाएं हैं उसको स्पर्श करता हुआ जाएगा। ठीक है, तो हमको बताना है इसकी रेडियस कितनी है, ये रेडियस बताना, ये भी रेडियस होगी, ये भी रेडियस होगी, ये भी रेडियस होगी। पर हमको बी सी की वैल्यू कितनी दी है 8 दी है, और ए बी की वैल्यू कितनी दी है 6 दी है। अब ये 6 है, ये 8 है, तो आप जानते हैं ट्रिपलेट क्या होता है राइट एंगल ट्राइंगल का, ये 10 हो गया। ठीक, एक तरीका क्या है, इसी से सॉल्व कर लो, और एक तरीका क्या है फॉर्मूले से सॉल्व करो। ठीक है, फॉर्मूला कैसे ड्राइव होता है मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बता रखी है, आप उसको जाके देखिए, 5 से 6 मिनट का वीडियो है, आप उसको देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी मैं इसमें समझाता हूँ। देखो, कोई भी सर्किल है, उससे अगर आप स्पर्श रेखाएं खींचोगे तो ये अगर x है तो ये भी x ही होती है। ठीक है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो तो भी ये x होगी, ये भी x होगी। अब देखो, ये r है तो ये कितनी होगी 6 माइनस r, तो ये स्पर्श रेखा है कि नहीं इसकी, ये वृत्त है, एक स्पर्श रेखा ये एक ये है, ये 6 माइनस आर है तो ये भी 6 माइनस आर होगी, ये आर हो गई, तो ये टोटल 8 में से कितनी हो जाएगी 8 माइनस आर। ये भी देखिए स्पर्श रेखा है, ये भी, ये 8 माइनस आर है तो ये भी 8 माइनस आर होगी। अब ये 6 माइनस आर, ये 8 माइनस आर बराबर किसके हैं 10 के, तो 10 बराबर कितना है 6 माइनस आर प्लस 8 माइनस आर, है ना। तो 10 माइनस 8 और 14 हो गया, माइनस आर कितना हो गया माइनस का 2 आर, तो कितना हो गया -4 इज इक्वल टू -2 आर, तो आर बराबर कितना आ गया 2। ठीक, तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, सी बार। अगर आपको इन सेंटर का फॉर्मूला पता है तो वो फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू, क्या होता है, परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनियस अपॉन 2। इससे भी आप लगाओगे तो आपका आंसर इजली आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला सवाल देखिए, 14 सेंटीमीटर वाले एक समषट्भुज का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले समषट्भुज क्या होता है आपको बनाना है। देखिए, समषट्भुज बना लो आप एक। समषट्भुज का मतलब क्या होता है, रेगुलर हेक्सागन। सम का मतलब जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों, सभी एंगल बराबर, ये समषट्भुज बन गया।
ये साइड कितनी है 14, तो ये भी 14 होगी, सारी 14 होंगी। क्यों? क्योंकि सम षटभुज है, मतलब सम मतलब सभी भुजाएं इक्वल। ये सेंटर पॉइंट हो गया। ठीक है, हमको अगर हम इसके 6 जो वर्टेक्स हैं उनसे मिला दें इसको, ये कितना हो जाएगा? इन सभी का जो एरिया होता है वो क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक, क्योंकि ये जो एंगल है थीटा, ये सारे थीटा होते हैं। ठीक है, सब इक्वल होते हैं, तो ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक, ये 14 है, तो ये हो जाएगी, देखो इसकी रेडियस हो जाएगी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप देखोगे तो ये भी क्या हो जाएगी? 14। ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी? 14। ये कैसा ट्राइंगल बन गया? ये कैसा ट्राइंगल बन गया? जिसकी तीनों भुजाएं इक्वल हों वो कैसा ट्राइंगल होता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 इंटू ए स्क्वायर, है ना? तो √3/4 इंटू ए कितना है? 14। इसको काट लो, 2 से कट गया 7, ये 2 से कट गया 7, कितना आ गया? 49√3। ठीक है, लेकिन ये एक हमारा समबाहु त्रिभुज है। ऐसे कितने समबाहु त्रिभुज है? 6। तो ये जो आया इसमें आप 6 का इंटू कर दो, कितना जाएगा? 294√3। ये हमारा आंसर हो जाएगा, डी वाला। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। सम षटभुज का जो एरिया का फॉर्मूला होता है, ए इज इक्वल टू क्या होता है? √3/4 इंटू ए स्क्वायर इंटू 6। इसमें रख दोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा आंसर होगा? डी वाला। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको तरीका बताया करने का। ये एसएससी में पूछे गए क्वेश्चन है। आई होप आपको इससे बहुत मदद मिलेगी एग्जाम में, और आपको जो सोचने का तरीका है वो आपका चेंज होगा। एग्जाम में आप थोड़ा सा टेक्निकल सोचो, तभी आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। क्योंकि सीजीएल आज की डेट में, सीजीएल और सीएचएसएल निकालना, ऑल इंडिया में बहुत सारे लोग फॉर्म भरते हैं, और बहुत सारे लोगों से बहुत अच्छी अप्रोच से क्वेश्चन भी बनते हैं। तो उनसे कंपटीशन अगर आपको करना है तो आपको बहुत अच्छे तरीके से सोचना होगा और बहुत जल्दी आंसर निकालना होगा, तभी आप कट ऑफ क्लियर कर सकते हो। नहीं तो देख रहे हो आप, बहुत हाई कट ऑफ जाता है एसएससी का, और उसको क्वालिफाई करना आपके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है यदि आप स्मार्ट अप्रोच नहीं अपनाते हो। तो अच्छे से पढ़िए, इसी तरह से आप अपनी माइंड को, अपनी बुद्धि को डेवलप करिए, ताकि आप अच्छे तरह से सवाल को बहुत आसानी से और कम समय में सॉल्व कर पाओ। ठीक है स्टूडेंट्स, इन सवालों में अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।